झारखंड के सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट के कदमा थाना क्षेत्र में एक परिवार रहता था। इस परिवार को लोग साहू फैमिली के नाम से जानते थे। इस परिवार में मुख्यतः 4 सदस्य थे। घर के मुखिया का नाम दीपक साहू था, इनकी उम्र 42 साल थी। इनकी पत्नी का नाम वीना साहू था, जिनकी उम्र 36 साल थी। इनकी 2 बेटियां थी, जिसमें बड़ी बेटी का नाम दिव्या था, इसकी उम्र 15 साल, और छोटी बेटी का नाम सानवी था, जिसकी उम्र 10 साल थी। पेशे से घर का मुखिया दीपक साहू टाटा स्टील कंपनी के फायर डिपार्टमेंट में जॉब करता था। सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था। दीपक की जॉब भी अच्छी थी, साथ ही उसने एक साइड बिजनेस भी जोड़ रखा था। उसने अपने 2 बिजनेस पार्टनर के साथ मिलकर ट्रांसपोर्ट का बिजनेस लगाया हुआ था। उसके जो 2 पार्टनर थे, उनका नाम प्रभु और रोशन था, और ये प्रभु और रोशन आपस में रिश्तेदार थे। लॉकडाउन से पहले इन्होंने अपना ट्रांसपोर्ट का बिजनेस शुरू किया था, लेकिन उसके बाद कोविड आ गया, लॉकडाउन लग गया, जिससे इनका जो ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है वो पूरी तरह से बर्बाद हो गया, और यहाँ पर दीपक साहू को एक बड़ा लॉस हो जाता है। अब समय बीतता गया और दिन आ जाता है 12 अप्रैल 2021 का। रिंकी घोष नाम की एक 21 साल की ट्यूशन टीचर अपने घर से अपनी स्कूटी लेकर निकलती है। दरअसल 2018 से ही रिंकी घोष नाम की ये टीचर दीपक साहू की दोनों बेटियों को पढ़ाने के लिए उनके घर पर आया करती थी। आज के दिन भी वो अपने घर से निकलती है। वो अपना मोबाइल घर पर ही भूल गई थी। वो 11 बजे के आसपास दीपक साहू के घर पर जाती है। उसे 1 बजे तक अपने घर वापस पहुंच जाना था, लेकिन दोपहर के 2 बज जाते हैं, 3 बज जाते हैं, रिंकी घोष अपने घर वापस नहीं पहुंचती है। उसके पेरेंट्स दीपक साहू को कॉल करके पूछते हैं, तो दीपक उन्हें कहता है कि आज तो रिंकी मेरी बेटियों को ट्यूशन पढ़ाने के लिए आई ही नहीं। ये बात सुनते ही रिंकी घोष के घर वाले परेशान हो जाते हैं। वो रिंकी के यार दोस्तों को रिश्तेदारी में कॉल करके सभी से पूछते हैं कि क्या रिंकी किसी के पास आई है, लेकिन किसी को भी रिंकी के बारे में कुछ मालूम नहीं था। शाम के 4 या 5 बजे तक इंतज़ार करने के बाद रिंकी घोष के घर वाले पुलिस स्टेशन में जाते हैं और रिंकी की मिसिंग रिपोर्ट फाइल कर देते हैं। अब एक तरफ तो रिंकी घोष के घर वाले रिंकी को ढूंढने में लगे हुए थे, उन्होंने FIR भी फाइल कर दी थी। वहीं दूसरी तरफ शाम के तकरीबन 4 बजे के आसपास दीपक साहू का बिजनेस पार्टनर रोशन भी पुलिस स्टेशन में जाता है और वो दीपक साहू के खिलाफ रिपोर्ट फाइल करता है। वो पुलिस को कहता है कि आज दोपहर के 12 या 1 बजे के आसपास वो दीपक के घर लंच पर गए थे। दीपक ने ही उन्हें इन्वाइट किया था, लेकिन घर पहुंचने के बाद रोशन और उसके परिवार के ऊपर दीपक ने जानलेवा हमला कर दिया। किसी तरीके से वो वहां से बचकर भागे हैं, और उसके बाद हॉस्पिटल में जाने के बाद उन्होंने अपनी मरहम पट्टी कराई, और उसके बाद दीपक की जो रिपोर्ट है वो लिखवाने के लिए पुलिस स्टेशन में आए। अब पुलिस की एक टीम रोशन के साथ दीपक साहू के घर पर पहुंच जाती है। वहीं दूसरी तरफ रिंकी घोष के घर वाले भी पुलिस को लेकर दीपक साहू के घर पर पहुंच जाते हैं। ये शाम के तकरीबन 5 या 6 बजे के बीच का समय था। ये दोनों ही परिवार के लोग दीपक साहू के घर के बाहर खड़े हुए थे, लेकिन दीपक साहू के घर पर ताला लगा हुआ था। दीपक को कॉल कर रहे थे तो उसका मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा था, लेकिन वहां पर खड़ी पुलिस देखती है कि घर के अंदर का AC और जो फैन है वो ऑन है। साथ ही जो ट्यूशन टीचर रिंकी घोष मिसिंग हुई थी, उसकी स्कूटी भी दीपक साहू के घर के बाहर ही खड़ी हुई थी। अब यहाँ से कहीं ना कहीं पुलिस को ऐसा लगता है कि दाल में कुछ काला जरूर है, और वो बिना देरी किए दीपक साहू के घर का ताला तोड़ते हैं। और जैसे ही पुलिस घर के अंदर जाती है तो वो देखते हैं कि पूरे घर के फर्श पर खून ही खून फैला हुआ है। दीपक साहू की बीवी वीना साहू, उसकी बड़ी बेटी दिव्या और छोटी बेटी सानवी तीनों बेड पर मृत अवस्था में पड़ी हुई हैं। अब पुलिस यहाँ पर रिंकी घोष की भी तलाश करनी शुरू कर देती है, क्योंकि रिंकी घोष नाम की उस ट्यूशन टीचर की स्कूटी दीपक साहू के घर के बाहर ही खड़ी थी। घर के अंदर उसका एक सैंडल भी पड़ा हुआ था, साथ ही उसके कुछ कपड़े भी घर के अंदर से मिलते हैं। पुलिस घर में जब छानबीन करती है तो बेड बॉक्स के अंदर से उन्हें रिंकी घोष की भी डेड बॉडी मिल जाती है। और यहाँ पर चौंकाने वाली बात यह है कि रिंकी घोष अर्धनग्न अवस्था में मिलती है। उसके कपड़े उतारे हुए थे, ऐसा लग रहा था कि इसके साथ किसी ने दुष्कर्म किया है। साथ ही पुलिस को वहाँ पर कुछ ऐसी टैबलेट्स भी मिलती है जिनका प्रयोग शक्तिवर्धक गोलियों के रूप में किया जाता है। यहाँ तक पुलिस को ये तो मालूम चल गया था कि इस घर में बहुत ब्रूटल क्राइम हुआ है, लेकिन पुलिस को अभी ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब किया किसने। सवाल यहाँ पर बहुत सारे थे कि दीपक साहू की बीवी और उसकी बेटियों की हत्या किसने की, उनकी ट्यूशन टीचर के साथ दुष्कर्म करके उसकी हत्या किसने की। इन सभी सवालों के जवाब केवल और केवल दीपक साहू ही दे सकता था, और दीपक साहू वहाँ से फरार हो गया था। दीपक साहू की मोबाइल लोकेशन को ट्रेस पर लगा दिया जाता है, उसे ढूंढने की कोशिश की जाती है। साथ ही सभी बॉडीज़ को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर फॉरेंसिक टीम घर में जाँच करती है। जाँच में ये भी पाया जाता है कि घर से तकरीबन 4 या 5 लाख रुपये के बीच की जो ज्वेलरी है वो भी गायब है।
उसे भी पुलिस को ढूंढना था, उसके साथ साथ दीपक साहू को भी पुलिस को ढूंढना था। देखते ही देखते अगले दिन तक ये खबर आग की तरह पूरे शहर में फैल जाती है। जब ये खबर अखबारों में प्रिंट होती है तो एक ज्वेलर पुलिस के पास आता है और वो आकर कहता है कि दीपक साहू कल रात को उसकी ज्वेलरी शॉप पर आया था और उसने तकरीबन 4 से 5 लाख रुपए की ज्वेलरी उसको दी थी और बदले में पैसे मांगे थे। उस वक्त मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं थे तो मैंने किसी तरीके से अरेंज करके 3 लाख रुपए दीपक साहू को दे दिए थे। इस ज्वेलर की बातें सुनकर पुलिस को इतना तो मालूम चल गया था कि इस केस में दीपक साहू का ही सबसे मेन रोल है। साथ ही पुलिस को ये भी मालूम चल गया था कि दीपक साहू अभी इसी शहर के अंदर है और उसे जल्द से जल्द ढूंढना होगा। इसीलिए पुलिस अपनी पूरी ताकत के साथ दीपक साहू को ढूंढने में लग जाती है। इस केस को सॉल्व करने के लिए एक SIT यानी कि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन कर दिया जाता है। साथ ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ जाती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पाया जाता है कि सभी के ऊपर एक भारी हथौड़े से वार किया गया था। साथ ही जो ट्यूशन टीचर थी जिसका नाम रिंकी घोष था, उसे पहले मारा गया था। जब वो मर गई थी तो उसके साथ दुष्कर्म किया गया और उसके साथ दुष्कर्म करने के लिए कुछ शक्तिवर्धक गोलियों का इस्तेमाल भी किया गया था। इतना सब पुलिस को मालूम चल गया था। पुलिस को इंतजार था कि किसी भी तरीके से दीपक साहू पकड़ में आए और इस पूरे केस का खुलासा हो। पुलिस अपनी पूरी ताकत लगा देती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। अब दिन आ जाता है 16 अप्रैल 2021 का। दीपक साहू का बड़ा भाई पुलिस के पास आता है और वो कहता है कि मेरे अकाउंट में किसी ने 2 लाख रुपए डिपॉजिट किए हैं। जिस बैंक से ये पैसे डिपॉजिट किए गए थे, पुलिस उस बैंक में जाती है, वहाँ के CCTV कैमरे खंगालती है और जब बैंक के कर्मचारियों से डिटेल ली जाती है तो मालूम चलता है कि ये 2 लाख रुपए किसी और ने नहीं बल्कि दीपक साहू ने ही अपने बड़े भाई के अकाउंट में जमा किए थे। बैंक कर्मचारियों से बात करने पर मालूम चलता है कि दीपक के पास और भी पैसे थे, वो जमा नहीं हो पाए थे, जिसके चलते उसे दोबारा अगले दिन बुलाया गया था। यानी कि अगले दिन दीपक साहू दोबारा से उसी बैंक में पैसे जमा करने आने वाला था। पुलिस को इसी मौके की तलाश थी। पुलिस उस बैंक के आसपास घेराबंदी कर देती है। अगले दिन जब दीपक साहू बैंक में पैसे जमा करने आता है तो पुलिस उसे रंगे हाथों पकड़ लेती है और उसे पकड़कर पुलिस स्टेशन लाया जाता है। अब यहाँ से एक नई कहानी निकलकर सामने आती है। ये कहानी सुनने के बाद यकीन मानिए आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। दीपक साहू पुलिस को बताता है कि 12 अप्रैल 2021 की सुबह 5 बजे वो उठा। वो पहले नहाया धोया, उसने नाश्ता किया। नाश्ता करने के बाद 7:30 बजे के आसपास उसने एक भारी हथौड़ा पहले ही घर में लाकर रखा हुआ था, जिससे सबसे पहले उसने अपनी बीवी वीना साहू की हत्या की। उसके बाद अपनी 15 साल की और 10 साल की दोनों बेटियों की हत्या की। हत्या करने के बाद 12 बजे उसने अपने बिजनेस पार्टनर रोशन को कॉल किया था कि मेरे घर लंच पर आ जाओ, और लंच पर आने के बाद वो रोशन की भी हत्या करने वाला था। लेकिन रोशन के घर में आने से पहले ही ये जो ट्यूशन टीचर थी रिंकी घोष, ये घर में आ जाती है। ये घर में खून देख लेती है, साथ ही दीपक साहू की बीवी और बेटियों की लाश देख लेती है। अब इसको सब मालूम चल चुका था। पहले दीपक साहू इसे डराता है, लेकिन ये चिल्लाने लगती है और इसके चिल्लाने के बाद दीपक साहू इसके सर पर भी हथौड़े से वार कर देता है। उसके बाद इसकी हत्या कर देता है गला दबाकर। जब इसकी मृत्यु हो जाती है और उसकी डेड बॉडी को ये अपने बेड में ठिकाने पर लगा रहा था, तभी इसकी नीयत खराब होती है और उसके बाद ये रिंकी घोष के साथ दुष्कर्म करता है और दुष्कर्म करने के लिए एक शक्तिवर्धक गोली का इस्तेमाल करता है। उसके बाद उसको अपने बेड बॉक्स में छिपा देता है और उसके बाद फिर से अपने बिजनेस पार्टनर रोशन को कॉल करता है। 12 और 1 बजे के बीच में रोशन अपनी बीवी के साथ इसके घर पर आ जाता है। हालांकि इसे ये मालूम नहीं था कि वो अपनी बीवी और बच्चों को भी लेकर आएगा, लेकिन इसने पहले से ही रोशन को मारने का प्लान बना रखा था। जैसे ही वो घर में आते हैं, कुछ देर बाद ही उसी हथौड़े से उन पर भी हमला कर देता है, लेकिन किसी तरीके से रोशन अपने परिवार को वहाँ से लेकर निकल जाता है। उसकी जान बच गई थी। वो हॉस्पिटल जाता है, अपनी मरहम पट्टी कराता है और शाम को पुलिस स्टेशन में जाकर रिपोर्ट करता है। लेकिन इससे पहले ही जो दीपक साहू है वो अपने घर से सारी ज्वेलरी लेकर और ताला लगाकर वहाँ से फरार हो गया था। उसके बाद रात के तकरीबन 7 या 8 बजे एक ज्वेलरी शॉप पर जाता है, जहाँ से अपनी ज्वेलरी को सील करता है, 3 लाख रुपए लेता है और उसके बाद 16 अप्रैल 2021 को उन्हीं पैसों को जमा करते हुए ये पकड़ा जाता है। लेकिन सवाल अभी भी यहाँ पर यह बना हुआ था कि दीपक साहू ने अपनी बीवी, अपनी बेटियों की हत्या क्यों की, उसने उस ट्यूशन टीचर रिंकी की हत्या क्यों की और साथ ही वो अपने बिजनेस पार्टनर रोशन को क्यों मारना चाहता था। अब ये सवाल पूछने पर दीपक साहू पुलिस को बताता है कि वो टाटा स्टील कंपनी में फायर डिपार्टमेंट में काम करता था। उसकी सैलरी भी अच्छी थी, सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था, लेकिन उसकी बेटियां बड़ी हो रही थी, इसलिए उसने साथ में कोई बिजनेस जोड़ने की सोची और इसी के चलते उसने अपने एक दोस्त प्रभु और उसके रिलेटिव रोशन दोनों के साथ पार्टनरशिप में ट्रांसपोर्ट का बिजनेस शुरू किया। दरअसल ये जो प्रभु नाम का व्यक्ति था, इसके पास पहले से ही कुछ ट्रक थे और उन्हीं में से जो एक ट्रक है वो ये दीपक साहू को बेच देता
चलता है। ये ट्रक खरीदने के लिए दीपक साहू ने अपनी पुश्तैनी ज़मीन 40 लाख रुपए में बेची थी, जिसमें से 20 लाख रुपए इसने अपने बड़े भाई को पहले ही दे दिए थे और बचे हुए 20 लाख से उसने ट्रक खरीदा था। लेकिन ट्रक खरीदने के बाद इसे मालूम चलता है कि इस ट्रक के ऊपर तो पहले से ही 5 लाख रुपए का टैक्स पेंडिंग है। यानी कि कहीं ना कहीं उसके दोस्त प्रभु ने उसके साथ धोखा किया था। जैसे तैसे करके ये अपने ट्रांसपोर्ट के बिजनेस को चला रहा था। इसी बीच में जो प्रभु होता है वो अपने एक रिलेटिव रोशन से दीपक की मुलाकात कराता है। अब ये जो ट्रक है ये रोशन के अंडर में आ जाता है। रोशन ही उसकी डील किया करता था, उससे पैसे कमाकर दीपक साहू को दिया करता था। लेकिन उसके बाद कोविड आ जाता है और कोविड आने के बाद जब लॉकडाउन लगता है तो दीपक साहू को एक बहुत बड़ा लॉस होता है। दरअसल पहले उसने जब ट्रक खरीदा था तब भी उसे एक लॉस हुआ था, क्योंकि उसके ऊपर पहले से ही 5 लाख का टैक्स था। उसके बाद जिस व्यक्ति रोशन ने इसके ट्रक को संभाला वो भी पैसों का गमन किया करता था। और ऐसे करते करते दीपक साहू ने जो 20 लाख रुपए अपने मकान बेचकर इस बिजनेस में लगाए थे वो पूरे बर्बाद हो गए थे। और इनकी बर्बादी के पीछे दीपक को लगता था कि प्रभु और रोशन का ही हाथ है। और इसी के चलते जो दीपक साहू है उसने रोशन और प्रभु को मारने का प्लान बनाया था। उसका प्लान ये था कि 12 तारीख को वो रोशन को अपने घर लंच पर बुलाएगा, उसकी हत्या करेगा। उसके बाद शाम को प्रभु के घर जाकर प्रभु की हत्या करेगा। लेकिन उसे ये भी मालूम था कि दो हत्या करने के बाद वो बचेगा नहीं, पकड़ा जाएगा और उसके पकड़े जाने के बाद उसका परिवार बिखर जाएगा। इसलिए पहले वो अपने परिवार की ही हत्या करेगा ताकि आगे जाकर उन्हें कोई दिक्कत ना आए। इसलिए 12 अप्रैल 2021 को पहले वो अपनी पत्नी और अपनी दोनों बेटियों की हत्या करता है। उसके बाद वो रोशन को मारने का प्लान बना ही रहा था कि ट्यूशन टीचर रिंकी घोष घर में अचानक से आ जाती है और बिना वजह उसकी भी हत्या करनी पड़ती है। उसके बाद रोशन के ऊपर ये हमला करता है लेकिन रोशन बच जाता है। उसके बाद दीपक साहू घर से फरार हो जाता है और बाद में कैसे कैसे ये पकड़ा गया मैंने पूरी स्टोरी के दौरान आपको बता दिया है। तो इस तरीके से एक छोटी सी सनक की वजह से दीपक साहू ने अपनी बीवी बच्चों की हत्या कर दी, साथ ही उस बेकसूर रिंकी घोष की भी हत्या कर दी। सारे एविडेंसेस जुटाए गए, सारे सबूतों गवाहों के आधार पर दीपक साहू को कोर्ट में पेश किया गया। उसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई, वो अभी भी जेल में है। तो ये थी झारखंड के साहू फैमिली हत्याकांड के पीछे की पूरी सच्चाई। आपने इस कहानी से क्या शिक्षा ली कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।